नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 14 अप्रैल है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज़ के समसामयिक विषयों से होता है। इसके साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। टेलीग्राम पर आप लक्ष्य 007 लिखकर सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर, फिर उसके बाद हम चलेंगे कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले कल के वीडियो के अंत में जो पूछा गया क्वेश्चन था, लास्ट में जो मैंने पूछा था और उसका आंसर काफ़ी लोगों ने अच्छा दिया है कि हाल ही में सार्थक योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने अभी सार्थक योजना की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति को लागू करना है और उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, नई शिक्षा नीति का जो एक उद्देश्य है उसको पूरा करना है। और सार्थक योजना को भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है और शुरू किया गया है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और अपने पहले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा बना। तो गाजियाबाद नगर निगम, मुंबई नगर निगम, भोपाल या कानपुर नगर निगम। तो इसका आंसर होगा गाजियाबाद नगर निगम। तो गाजियाबाद नगर निगम ने अभी भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है और भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम द्वारा सफलतापूर्वक जारी और सूचीबद्ध भी किया गया। तो गाजियाबाद नगर निगम ने 150 करोड़ इस बॉन्ड के द्वारा जुटाए हैं और इस धन का प्रयोग तृतीय जल उपचार संयंत्र की स्थापना करके गंदे पानी को साफ करने के लिए किया जाएगा। इससे पहले देखा जाए तो अहमदाबाद, सूरत, विशाखापट्टनम, अमरावती, इंदौर, भोपाल, पुणे, हैदराबाद और लखनऊ ऐसे 9 शहर हैं जो पहले नगर पालिका बॉन्ड जारी कर चुके हैं। लेकिन नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बना? गाजियाबाद नगर निगम बना। तो ग्रीन बॉन्ड पर्यावरण से संबंधित और जलवायु संबंधित परियोजनाओं को एक तरीके से फंड इकट्ठा करने यानी कि निधि देने के लिए डिज़ाइन किया गया वित्तीय उपकरण है और इसकी शुरुआत या इसको जो लॉन्च किया था 2007 में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने इसे लॉन्च किया था। कब? 2007 में। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है इसकी। तो PM मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा PM मोदी। तो यह विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया किन्होंने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और रायसीना डायलॉग 13 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच आयोजित किया जाना है और ये कोविड-19 महामारी के कारण आभासी माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस बार जो इसकी थीम रखी गई है या विषय जो है वो क्या है? वायरस, वर्ल्ड आउटब्रेक, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ये इसका विषय रखा गया है किसका? रायसीना डायलॉग का। इस आयोजन में 50 देशों के 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे और रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में की गई थी। 2016 में सालाना आयोजित की जाती है। 2016 से इसको जो है हर साल आयोजित किया जाता है और ये भारत का प्रमुख आयोजित किया जाने वाला एक डायलॉग है या कहा जाए एक सम्मेलन है। ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है। तो भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है और ये कहाँ मुख्य रूप से होता है? दिल्ली में आयोजित इसको किया जाता है। ये भारत में विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है हर साल। तो 2016 से ये प्रतिवर्ष जो है आयोजित किया जाता रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा हाल ही में किस देश से टकराया। तो ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराया और इसने ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के साथ लगे लगभग 1000 किलोमीटर के क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक हिंसक तूफान होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, महासागरों में उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों में ये बड़े पैमाने पर हानि पहुंचाते हैं और ये भूमि और समुद्र के बीच जो हीटिंग का अंतर है यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर वायुदाब का, यानी उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का जो एक
अंतर हीटिंग उत्पन्न होता है, उसके कारण ये विकसित होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उसमें ये कुछ इस प्रकार से हैं कि पर्याप्त रूप से गर्म समुद्री सतह होनी चाहिए, वायुमंडलीय अस्थिरता उत्पन्न होनी चाहिए, क्षोभ मंडल के निम्न मध्यम स्तर पर उच्च आर्द्रता होनी चाहिए, कम दबाव केंद्र को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कोरियोलिस बल भी उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो विश्व के अलग अलग हिस्सों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात या कहा जाए तो चक्रवातों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर एक देश की हम बात करें तो फिलीपींस द्वीप समूह, चीन और जापान के तट पर इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसे बिलीविलीज के नाम से जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यानी कि हमारे यहाँ चक्रवात कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है, और इसी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में टॉर्नेडो के नाम से इसे जाना जाता है, और वेस्ट इंडीज़ और फ्लोरिडा के तट पर इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। यानी चक्रवातों को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये इंडिया का कोस्ट है, इंडियन कोस्ट है यहाँ पर ये, और जो आप साइक्लोन यहाँ पे घूमता हुआ देख रहे हैं ये अम्फान साइक्लोन का सैटेलाइट इमेजनरी है। अम्फान की ये क्या है, सैटेलाइट इमेजनरी है जो कि हमें इसमें दिखाई देती है कि जो सैटेलाइट इमेजनरी है उसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अधिकांश भारत में साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं। तो बंगाल की खाड़ी अरब सागर में आने वाले जो उन्हें चक्रवात कहा जाता है, और जो अन्य क्षेत्रों में आते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, टाइफून, बिलीबिली, चक्रवात, टॉर्नेडो और हरिकेन। तो इसी के साथ ही दोस्तों चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मेगा मुक्त व्यापार समझौता RCEP की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन बना? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। तो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता का मतलब RCEP है। इस समझौते की पुष्टि करने वाला सिंगापुर पहला राज्य देश बन चुका है, और RCEP के तहत 10 प्रमुख आसियान अर्थव्यवस्थाएं, साथ ही उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौते का हिस्सा है। इसके अलावा RCEP चीन के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है, और भारत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया है। इसके साथ ही अमेरिका भी इस समझौते का हिस्सा नहीं है। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में एक संप्रभु द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है और मुद्रा जो है सिंगापुरी डॉलर। राष्ट्रपति यहाँ पे वर्तमान में हलीमा याकूब है। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा 11 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय मातृत्व दिवस प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। सुरक्षित मातृत्व दिवस 2021 का विषय कोरोना वायरस के दौरान घर पर रहना है, माँ और नवजात शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखना है, ये विषय इस बार रखा गया है। यह जो दिवस है कस्तूरबा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है, और 2003 में व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया की सिफारिश पर भारत सरकार ने 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित किया था। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि दास्ताने अवध पुस्तक के लेखक कौन हैं? दास्तान ए अवध पुस्तक के लेखक कौन है? तो योगेश प्रवीण, हरिशंकर मिश्र, अशफाक मंसूर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा योगेश प्रवीण। तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। अभी हाल ही में इनकी 82 वर्ष की आयु में लखनऊ में इनका निधन हुआ। उन्होंने अवध और लखनऊ की विरासत संस्कृति पर कई किताबें और लेख लिखे थे। ये ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़े रहे। वर्ष 2019 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1999 में इन्हें शिक्षा से जुड़े रहने का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2000 में यूपी रत्न पुरस्कार, उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 2006 में यश भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी जो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनमें दास्ताने अवध, आपका लखनऊ, अपराजिता, दास्ताने लखनऊ, डूबता अवध, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं। किनकी? योगेश प्रवीण की। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में
किसने आहार क्रांति नाम के एक नए मिशन की शुरुआत की? पीएम मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, नितिन गडकरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आहार क्रांति नाम के एक नए मिशन की शुरुआत की। आहार क्रांति मिशन का लक्ष्य पोषक संतुलित आहार की जरूरत और सभी स्थानीय खेलों और सब्जियों तक पहुँच कायम करने की जरूरत को समझना है। विज्ञान भारती तथा ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम ने मिलकर उत्तम आहार उत्तम विचार के लक्ष्य को लेकर इस मिशन को शुरू किया, यानी कि आहार क्रांति मिशन को शुरू किया है। तो आहार क्रांति मिशन का उद्देश्य या आंदोलन का उद्देश्य भारत में हंगर और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियों की संबंधी जो समस्या है उसका समाधान तलाशना है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र ने भी 2021 में संयुक्त राष्ट्र ने भी जो है 2021 में अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी का वर्ष घोषित किया। 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी का वर्ष घोषित किया है, जो आहार क्रांति मिशन के सर्वथा अनुरूप है। मतलब बिल्कुल आहार क्रांति आंदोलन की भांति ही है, क्योंकि फल एवं सब्जियां हमारे संतुलित आहार का एक बड़ा हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा है। इसको बढ़ावा देने के लिए आहार क्रांति नामक मिशन की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और 8वें प्रश्न पर कि एटन नामक एक प्राचीन शहर जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया किस देश में खोजा गया है? तो इराक, मिस्र, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इसका आंसर होगा मिस्र में। तो पुरातत्व विभाग के एक समूह ने अभी हाल ही में मिस्र में एक बड़ा प्राचीन शहर खोजा। इस शहर का नाम एटन है, जो 3000 वर्ष से भी पहले का है और इसे लक्सर के पश्चिमी तट पर रेगिस्तान के नीचे खोजा गया है। यानी मिस्र में एक जगह है लक्सर और वहाँ का जो वेस्टर्न एरिया है, पश्चिमी तट है, वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ के रेगिस्तानी क्षेत्रों में इसे खोजा गया है। तो मिस्र के साम्राज्य की अवधि में यह शहर सबसे बड़ा प्रशासनिक और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। तो चलते हैं वीडियो के अगले और 9वें क्वेश्चन पर कि जैव विविधता के संबंध में ओरेथेरियम टेजन क्या है जो अभी हाल ही में खबरों में देखा गया था? वायरस, बैक्टीरिया, पशु प्रजाति या शैवाल प्रजाति? तो इसका आंसर होगा पशु प्रजाति। तो डायनासोर के समय के दौरान रहने वाले एक स्कंक जैसे स्तनपायी जीव के जीवाश्म की खोज चिली के पेंटागोनिया में की गई। चिली का है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है चिली, और वहाँ के पेंटागोनिया क्षेत्र में इसकी खोज की गई है। किसकी? ओरेथेरियम टेजन की। इस जीव का नाम ओरेथेरियम टेजन है और ये 72 से 74 मिलियन वर्ष पहले ये रहते थे और ये जीव शाकाहारी थे और ये मेसोजोइक युग के अंत में दक्षिण अमेरिका में ये रहते थे। ये ऐसा साक्ष्य जो है अभी इसके जीवाश्म से हमें पता चला है। ओरेथेरियम टेजन क्या है? एक पशु प्रजाति है जो कि एक शाकाहारी पशु था और ये कहाँ पाया गया? ये दक्षिण अमेरिका के चिली में इसके जीवाश्म पाए गए। तो इसी के साथ चलते वीडियो के अगले और 10वें प्रश्न पर कि समानता दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष समानता दिवस मनाया जाता है। तो 2015 में भारत सरकार ने 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती जो है 2015 में भारत सरकार ने अम्बेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाए जाने की घोषणा की और इस दिन को अम्बेडकर स्मरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और उनके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस के रूप में मनाने की भी मांग रखी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत में 1990 में BR अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तथा 1990 में ही संसद के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र का अनावरण भी किया गया था। इसी तरीके से देखा गया कि 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 के बीच की अवधि को सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मान्यता दी गई थी और सामाजिक न्याय का वर्ष मनाया गया था। किसको? 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 के बीच का जो टाइम है उसे सामाजिक न्याय का वर्ष मनाया गया था। किसके जन्मदिवस के अवसर पर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस के अवसर पर। तो वर्ष 2015 में भारत सरकार ने उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर 2015 में 125वीं जयंती के अवसर पर 10 रुपये और 125 रुपये के स्मारक सिक्के भी जारी
किए थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो जन्म दिवस है उसके अवसर पर कनाडा ने 2020 में अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डे ऑफ इक्वलिटी के रूप में मनाने का फैसला किया था 2020 में। किसने? कनाडा ने। इसी प्रकार 2021 में ब्रिटिश कोलंबिया सरकार ने अम्बेडकर के जन्म दिवस को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इक्वलिटी डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है, और जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं काफ़ी अच्छा आंसर दे रहे हैं। आप अपनी प्रैक्टिस को इसी तरीके से जारी रखिए, आपको आपका लक्ष्य एक दिन जरूर मिलेगा। तो गुलामगिरी किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ऑप्शन से महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतिबा फूले, स्वामी सहजानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जुड़ सकें लक्ष्य के साथ। धन्यवाद।